लॉज ऑफ मोशन में फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.12 सी फिगर 5.15 a wooden block of mass 2 kg rests on a soft का जब क्वेश्चन आपको दोबारा कभी देगा नहीं, कहता है जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है. A wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields steadily. मतलब ग्राउंड जमीन अंदर धंसने लगती है, जैसे धरती फट गई और ये अंदर जा रहा हो. The ground, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. आपको इसमें खाली इमोशनल नहीं होना है, सीता मैया को याद नहीं करना है कि जैसे धरती फट गई. आपको सिर्फ मैथमेटिकल बातों पे ध्यान देना है कि भाई इसका एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सिचुएशन इमेजिन करनी है कि 2 kg का ब्लॉक है, फिर उसके ऊपर एक और 25 kg का ब्लॉक है और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 0.1 है डाउनवर्ड्स. इससे ज़्यादा आपको इस बारे में कुछ इमोशनली विजुअलाइज नहीं करना है. सिर्फ मैथमेटिकली किसी सवाल को आप ट्रीट करेंगे तो आप आराम से सवाल को कर लेंगे. कहता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर. और फिर कह रहा है बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यूज, पहले और बाद में. पहले मतलब जब फ्लोर यील्ड नहीं हुआ है तो आप इक्वेशन बनाना जरूर और एक्सीलरेशन को डाउनवर्ड एक्सीलरेशन को 0 रखना, और बाद में आप एफबीडी बनाना और डाउनवर्ड एक्सीलरेशन को 0.1 रखना. बस इतनी सी बात है. सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग इसकी. कहता है ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन द फ्लोर. पहले ये रेस्ट पर है. रेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज ये इक्वेशंस को गवर्न करेगा. हम नेट फोर्स को में ए को 0 से इक्वेट करेंगे. The block is at rest on the floor. Its free body diagram shows two forces on the block. In the force of gravitational attraction on the earth. Gravity का force तो हमेशा ही mg होता है. Gravity का force तो हमेशा ही mg होता है. और उसके बाद normal force आता है r of the floor on the block. Situation तो यही है, ये ground है और ये 2 kg का block है और इसके ऊपर एक 25 kg का सिलेंडर है. इसको आपको इस तरह से दिखाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है. आप ये दिखा सकते हैं 2 kg और ये दिखा सकते हैं 25 kg. इसके शेप इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिलेंडर है तो थोड़ा बड़ा बना है. हम तो हर चीज को एक ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. अब मैं 2 kg वाले का एफबीडी बना रहा हूँ तो 2 kg वाले पे एक तो ग्रेविटी का फोर्स करेगा काम 2g और एक इसमें ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन आर काम करेगा. 2 kg वाले का एफबीडी यही है और शुरू में इसमें आप एक्सीलरेशन लिख तो सकते हैं पर अभी इनिशियली आपको उसे 0 मानना है. शुरू में इसे आपको 0 मानना है. तो सॉल्यूशन में जो ये पॉइंट है इस नए कॉलम में मैं पढ़ रहा हूँ, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक मस्ट बी 0. अभी तो ये लिखेंगे कि भाई देखो 2g माइनस r इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू 2a और इसमें a को 0 डाल देंगे तो 2g इज इक्वल टू r है. सो नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन है. क्वेश्चन में कहा भी हुआ है लास्ट बट नॉट लाइन में g को आप 10 लीजिए. ठीक है. कहता है यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ एक्शन ऑफ द ब्लॉक that is the force exerted on the floor by the block is equal to 20 newton is directed vertically downwards. जो खाली ब्लॉक ने सिर्फ ब्लॉक ने जमीन पे एक्शन लगाया है जरूर वो रिएक्शन के बराबर होगा. ब्लॉक पे रिएक्शन 30 न्यूटन है, सॉरी 20 न्यूटन है, तो जरूर एक्शन भी 20 न्यूटन रहा होगा. जहां तक ब्लॉक की बात है, जहां तक ब्लॉक की बात है, ब्लॉक के एफबीडी से हम काम कर रहे हैं. तो ब्लॉक के एफबीडी में दो ही फोर्सेस हैं, एक है 2g डाउनवर्ड्स और एक है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड अपवर्ड्स. और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है. तो अगर पूछता है क्वेश्चन ने ये पूछा था अननोन को बार बार पढ़ते रहना चाहिए. कहता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक. ऑफ द ब्लॉक इज द कीवर्ड. ऑन द फ्लोर मतलब खाली ब्लॉक का जहां
फ्लोर से कांटेक्ट है वहां उसने ब्लॉक ने ग्राउंड पे क्या फोर्स लगाया, ब्लॉक पे। तो इसके लिए हमको नेचुरली ब्लॉक का एफबीडी देखना था और मास भी सिर्फ ब्लॉक का ही देखना था। ओके, अब मैं बी पार्ट देख रहा हूँ कि क्या कह रहा है वो, द सिस्टम यानी ब्लॉक प्लस सिलेंडर, इस पूरे को सिस्टम को कह रहा है एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स विद 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने बोला ग्राउंड जो है सॉफ्ट है, पहले तो बोला है कि इससे पहले कि बिफोर द ग्राउंड यील्ड्स, और फिर कह रहा है फाइनली व्हेन द ग्राउंड यील्ड्स। तो ठीक है, उस समय हम यही मासेस दिखाएंगे और उसमें डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन 0.1 का दिखा देंगे। और अब हमको दोनों के एफबीडी कायदे से अलग बनाने चाहिए, दोनों के एफबीडी अलग बनाने चाहिए। अब हम ये दोबारा केस डी बना रहे हैं, ये 2 kg है, ये 25 kg है, यहाँ पे एक फोर्स 2g काम कर रहा है, यहाँ पे r है। अब ये r की वैल्यू r को शायद r डैश कहते हैं तो अच्छा है, और यहाँ पे भी इस पे भी चूंकि ये इधर कुछ एक्शन लगा रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स 25g लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक, मैं चलो n बोल देता हूँ, ये इसको इस पर जो 25 kg का ब्लॉक है उसका सपोर्ट ये है, और जब इस पे एक्शन कुछ है तो इस पर रिएक्शन है। तो अगर इसका 2 kg वाले का एफबीडी बनाऊं, 2 kg वाले का एफबीडी बनाऊं अगर मैं, तो इस पे एक तो 2g है, एक ये r डैश है, इस पे एक 25g है, और ये नॉर्मल रिएक्शन। पर नॉर्मल रिएक्शन इस 2 kg के ब्लॉक में 25 kg पे लगाया है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसके एफबीडी में नहीं आएगा 2 kg। 25 वाले ने 2 पे जो लगाया वो 25g। नॉर्मल रिएक्शन इसने, ये अगर a है और ये b है, तो a ने b पे लगाया है, तो ये फोर्स a के एफबीडी में नहीं आएगा। और ये एक्सेलरेशन है a is equal to 0.1, a is equal to 0.1 SI यूनिट्स। ध्यान से देखिए कि इस पर ग्रेविटी का फोर्स है और सपोर्ट यहाँ है, कॉन्टैक्ट यहाँ है, तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, और यहाँ कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगा रहा है चाहिए n ही आना चाहिए एक्चुअली। हाँ, ये सिस्टम अब वर्टिकल मोशन कर रहा है ना, तो ये जो फोर्स है ये एक्चुअली n के बराबर है, ये n, ये 25g नहीं है। ग्रेविटी ने जो इस पर फोर्स लगाया वो 25g है, पर ये पूरा एक्शन 25g से ही जमीन पे लगा पा रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ओके, और ग्रेविटी का ये फोर्स है, अब ये जमीन पर रिएक्शन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2g हो या ना हो। इसका भी मैं एफबीडी बनाता हूँ, तो 25 kg का ये मास है, और इधर फोर्स काम करेगा ग्रेविटी का 25g, यहाँ काम करेगा ये नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट पे ग्रेविटी का होगा और इसका एक रिएक्शन आएगा, बस इस पर एक ग्रेविटी आएगा, इस पर एक ग्रेविटी आएगा और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। और एक्सेलरेशन तो इसमें भी 0.1 है, एक्सेलरेशन तो इसमें भी 0.1 है, तो शायद इसकी इक्वेशन ज्यादा सिंपल बन रही है, क्योंकि इसमें और कोई फोर्स नहीं है 25g के अलावा और n के अलावा, और मोशन इसका डाउनवर्ड से हो रहा है। तो पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव है, 25g माइनस n इज इक्वल टू 25a, ये तो 250 माइनस 2.5 इज इक्वल टू n, जो n है वो 247.5, ये n 247.5 हो गया। अब इसकी रिएक्शन पे आते हैं, इसमें भी एक्सेलरेशन तो यहाँ हो रहा है, तो ये फोर्स 2g का पॉजिटिव है प्लस n का पॉजिटिव है माइनस r डैश इज इक्वल टू n a इज इक्वल टू m a, तो 20 प्लस n डैश प्लस n वहां से आ गया 247.5 माइनस r डैश इज इक्वल टू 2 into 0.1, एक्सेलरेशन 0.1 है, तो 267.5 माइनस 0.2 इज इक्वल टू r डैश,
तो r डैश की वैल्यू आ गई 267.3 r डैश की वैल्यू आ गई 267.3 न्यूटन। ये r डैश आ गया। पहले तो खाली 20 न्यूटन आया था। अब r डैश की वैल्यू हाँ 267.3 न्यूटन आ गया है। देखते हैं क्या कह रहा है। बाय द थर्ड लॉ द एक्शन ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का, अब हमने एक्चुअली इसका भी वेट इसके थ्रू ही जमीन पे एक्ट कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का जो रिएक्शन है पूरे सिस्टम का जो रिएक्शन है वो 267.3 जब ये रिएक्शन है तो ये एक्शन भी यही रहा होगा, बट अब ये पूरे सिस्टम का है। जैसे आप लिख सकते हैं reaction of the entire system, reaction of the ground, reaction of the floor, reaction of the floor on the entire system, is 267.3 Newton. 267.3 न्यूटन ये r डैश की वैल्यू आ रही है। ओके, तो अब इसमें समझा रहा है कैलकुलेशंस तो सारी हो गई, और एक्चुअली तो कैलकुलेशंस ही इंपॉर्टेंट है, और इस वाले पहले वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, जो बी पार्ट है उसी की कैलकुलेशन पर फोकस करिए। आप ये मत ध्यान दीजिए कि उसने किसका क्या कहाँ एक्शन मांगा, आप तो केवल ये दीजिए कि अगर ये दिया होता कि ये 2 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर 25 kg का सिलेंडर रख दिया और ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, बस आप तो ये प्रॉब्लम का मेन पार्ट समझिए, तो क्या करेंगे। तो इसको मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। इस पर ग्रेविटी का एक फोर्स होगा 2g, और इस पे यहाँ कॉन्टैक्ट है, जमीन से कॉन्टैक्ट है तो जमीन का फोर्स आएगा, और ऊपर वाले ब्लॉक से कॉन्टैक्ट है तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, और ये पूरा सिस्टम ए से नीचे जा रहा है। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है वो नेगेटिव है, और नेट फोर्स को इसके ma से इक्वेट करना है। इसकी इक्वेशन देखते हैं अगर, तो इसका तो इसमें ग्रेविटी का फोर्स mg जरूर काम करेगा, और इसका एक कॉन्टैक्ट बस इस ब्लॉक से, है, तो इस पर एक रिएक्शन टर्म, यहाँ पे जो भी एक्शन रिएक्शन होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे बी ए पे लगाएगा और ए बी पे लगाएगा, बी ए पे लगाएगा और ए बी पे लगाएगा। इस पर एक फोर्स है ग्रेविटी का और एक फोर्स है ए के कॉन्टैक्ट का। और कभी कभी जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में होती है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता, वो mg से ज्यादा होता है, mg से कम होता है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जरूर नॉर्मल रिएक्शन mg होता है, इसीलिए हम इस n को n कहते हैं, इसे mg नहीं कहते हैं। इस n को हम 25g नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसका यहाँ जो एक्शन है वो 25g है। फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये वाला आसान है क्योंकि इस पर एक mg है और एक ही जगह कॉन्टैक्ट है, जहाँ कॉन्टैक्ट है वहां से फोर्स मान लीजिए n आ रहा है। और अगर इसकी बात करें तो इस पे एक फोर्स 2g है और एक जमीन से कॉन्टैक्ट है, तो ये ग्रेविटी का फोर्स है, जमीन से कॉन्टैक्ट है तो जमीन का रिएक्शन, और ऊपर वाले का इससे कॉन्टैक्ट है, बी से कॉन्टैक्ट है ए का, तो बी और ए के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बी तो ए पे फोर्स नीचे ही मारेगा और ए बी पे फोर्स ऊपर मारेगा। बस अगर ये ध्यान से आपने डायग्राम बना लिए और ये इक्वेशंस लिख ली तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हमें बेसिकली तो यही सीखना है। एक्चुअली तो इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप एफईडी प्रॉपर बनाएं, फिर प्रॉपर इक्वेशंस लिखें, और उसका एफईडी पहले बनाएं जिसमें कम फोर्सेस दिखाए गए हों, जिसका कम जगह कॉन्टैक्ट हो। ये इसका इक्वेशन छोटी बनेगी तो इसमें से एक कोई चीज बड़ी आसानी से निकल आने की संभावना है। यहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी, यहाँ थोड़ी बड़ी इक्वेशन बन रही है, जहाँ कम फोर्सेस हों वहां इक्वेशन पहले बने। अब कह रहा है एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अब ये थोड़ा डीप थियोरी में जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो बस केवल इतना, इसको बार बार करना है आपको बहुत अच्छे से। एक्शन रिएक्शन पेयर्स में देखते हैं कुछ फाइनली काम की बात निकलेगी, तो बारीकी में जा रहा है थियोरी की, और थियोरी की बारीकियां इंपॉर्टेंट नहीं रही इन माय ओपिनियन।
थियोरी की बारीकियां इंपॉर्टेंट नहीं रही। वो ये समझा रहा है अब कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, पर इंटरेस्टिंग होना या टफ होना इंपॉर्टेंट होने की गारंटी नहीं देता। इट इज इंटरेस्टिंग बट आई डोंट थिंक इट इज एवर बीन आस्क्ड इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, जेई और नीट। एनटीएससी टाइप के एग्जाम्स में तो आई है ये चीजें, केवीपीवाई में तो आई है ये चीजें, क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग है, पर ये नीट में और जेई में तो ये कभी नहीं आई है। डिसीजन ये लेना है कि किससे एक्शन कहें और कौन एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है। तो कहता है बाय द फॉर ए में कह रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी 20 न्यूटन ऑन द ब्लॉक बाय द अर्थ। इसको अगर एक्शन मान लें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ बाय द ब्लॉक रिएक्शन इज इक्वल टू 20 न्यूटन डायरेक्टेड अपवर्ड्स। नॉट बस जो एक्शन है वही रिएक्शन है। जब पूरी बॉडी रेस्ट पर है और सिर्फ 20 न्यूटन वाले ब्लॉक की बात की जा रही है, 2 kg वाले ब्लॉक की बात की जा रही है। पहले सिर्फ 2 kg वाला ब्लॉक ही जमीन पे शायद रखा था और बाद में उसने 25 kg वाला ब्लॉक और रख दिया है, तब ये अंदर जा रहा है। हाँ, शायद ये कहानी है, सवाल फिर से पढ़ना पड़ेगा। कहता वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द ब्लॉक द फ्लोर यील्ड्स। मतलब पहले तो सिर्फ 2 kg का ब्लॉक ही था, तो सिर्फ उसी लिए उसका एफबीडी बनाया था। तो 2g एक्शन था और आर नॉर्मल रिएक्शन था, तब एफबीडी में और ब्लॉक पे कोई फोर्स था ही नहीं। बाद में उस पर 25 kg का ब्लॉक और रख दिया गया, बाद में 25 kg का ब्लॉक और रख दिया गया और तब सिस्टम 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बाद में नीचे जाने लगेगा। पहले अकेला था तो ये जमीन पर टिका हुआ था, भारी सा लोड उस पर और रख दिया तो जमीन के अंदर गड़ गया, फंस गया। अगर खाली ब्लॉक का एफबीडी बनाना था तब तो ये था नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ था नहीं। फिर इसके ऊपर एक लोड रख दिया तो ये पूरा अंदर जा रहा है। ये दो इक्वेशन अगर आप बना सकते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। तो पहले केस में कह रहा है आप चाहो तो एक्शन ये मान लो, जब खाली ब्लॉक रखा है तो ग्रेविटी ने जो ब्लॉक पे फोर्स लगाया है वही फोर्स ब्लॉक जमीन पे लगा रहा है। कहता चलो आप उसे एक्शन मान लो, तो ग्राउंड ने जो लगाया है उसे रिएक्शन मान लेंगे। देखते हैं आगे शायद पलटेगा। मैं ए को फिर से पढ़ रहा हूँ। कहता है ए के लिए आप ये मान सकते हो कि खाली ब्लॉक पे जो 20 न्यूटन का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ के द्वारा, उससे अगर हम एक्शन माने तो ग्रेविटी ने जो अपवर्ड्स फोर्स लगाया है उसको आप रिएक्शन मान सकते हैं और वो भी 20 न्यूटन होगा। फिर कहता है द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक, फोर्स ठीक है, फिर बी की बात करते हैं असली पे। कहता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी 270 न्यूटन ऑन द सिस्टम बाय द अर्थ। अगर पूरे सिस्टम की बात करें, कभी कभी हम लोग ऐसा भी काम करेंगे कि पूरे सिस्टम का एक ही ब्लॉक बनाएंगे, तो 25 + 2 27 kg का एक ही ब्लॉक बनाना। ये एन जो है ये तो एक्चुअली एक्शन रिएक्शन है। कभी कभी इस पूरे का एक ही द कंप्लीट, जब रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं होता ना, then the entire mass can be represented as one block। एक लाइन लिख दीजिए, ऐसे ही डैश करके अगले लाइन लिख दीजिए। then there is no relative acceleration between two masses, when there is no relative acceleration between two masses, then both the masses can be combined together, then both the masses can be combined together and represented as one mass, then both the masses can be combined together and can be represented as one mass। ठीक है, ऐसे में आपने एक ही चीज किया है, ये जो इंटरनल फोर्स है n, अब ये 27 kg के अंदर ही नीचे है और अंदर ही ऊपर है। n नीचे भी है इस डायग्राम में, n इस नीचे में एक्चुअली नीचे भी है और ऊपर भी है। डायग्राम दिखाना चाहिए था, तो लिख दीजिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स being of action nature reaction, being the normal contact force being of action reaction type, action reaction type का है, will cancel। जो normal contact force है वो action reaction type का है, ब्रैकेट में internal force है, वो internal force है और वो cancel कर देगा, वो cancel कर देगा। तो आप यहाँ पर एक 27g का फोर्स बना सकते हैं और यहाँ एक r' बना सकते हैं। ये B का FBD है, ये A का FBD है और ये सिस्टम का FBD, ये पूरे दोनों मासेस के सिस्टम का FBD है, क्योंकि दोनों में कॉमन एक्सीलरेशन है और जितने भी मासेस सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं उन सबको आप एक कंबाइंड ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
उसको सिस्टम कह देते हैं, और उनके बीच में जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जहां पे भी इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा होता है, वो एफबीडी में आप माप नहीं करते। अब इसमें दो ही फोर्सेस हैं, एक 27G और एक आरएच। अब वो कह रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस पर कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी 270 न्यूटन ऑन द सिस्टम बाय द अर्थ से एक्शन, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ ऑन द सिस्टम रिएक्शन इक्वल्स 270 न्यूटन। अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे होता तो ये एक्शन होता और ये रिएक्शन होता। अगर ये पूरा रेस्ट पे होता, force of gravity 270 Newton on the system by the earth say action, and the force of gravity on the earth by the system, अर्थ ने सिस्टम पे जो फोर्स मारा वो रिएक्शन है, वो 270 न्यूटन होता अगर ये सिस्टम रेस्ट पे होता तो डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, अब इसके सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम, द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम, इसको अगर एक्शन कहें तो फोर्स ऑन द सिस्टम बाय द फ्लोर रिएक्शन कहलाएगा। अगर सिस्टम ने फ्लोर पे लगाया है जो फोर्स वो एक्शन है, तो फ्लोर ने सिस्टम पे जो फोर्स लगाया है वो रिएक्शन है। कहता है इन एडिशन फॉर बी द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द सिलेंडर एंड द फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय द ब्लॉक आल्सो कंस्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। कहता है एक एक्शन रिएक्शन पेयर यहां माना जा सकता है और एक एक्शन रिएक्शन पेयर यहां माना जा सकता है। बी ए पे ये लगा रहा है और ए बी पे ये लगा रहा है। कहता है एक एक्शन रिएक्शन पेयर यहां भी होगा और एक एक्शन रिएक्शन पेयर यहां भी होगा। अब शायद ये डिसाइड करना चाहता है कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, तो जो थियरी की बातें बताना चाह रहा है, काम की बातें, वो अब बिगिन हो रही है। हालांकि आपके काम का सिर्फ इसको कैलकुलेट कर पाना है। और एक अच्छी बात हमने और बताई कि सिस्टम के एफबीडी में क्या करते हैं। सिस्टम के एफबीडी में जितने भी ब्लॉक्स का कॉमन एक्सीलरेशन है उन सबको आप एक ही ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फिर जो इंटरनल फोर्सेस हैं या जो रस्सी है, थ्रेड, स्ट्रिंग वगैरह, उन सबको हटाया जा सकता है। अब असली बात कर रहा है लास्ट पैराग्राफ में, कहता है इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट एन एक्शन रिएक्शन पेयर कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस व्हिच आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ कुछ गहरी बातें कर रहा है वो, जो कि शायद और अगले स्टेटमेंट में समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ तो देता हूँ। कहता है इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट एन एक्शन रिएक्शन पेयर कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस which are always equal and opposite between the two bodies। कुछ ऐसा लगा नहीं कि इसे अंडरलाइन करें यहाँ पे कुछ। The two forces on the same body which happen to be equal and opposite can never constitute an action reaction pair। इस लाइन पे आप 5 स्टार दे दीजिए, इसे अभी समझेंगे। यही शायद वो सिखाना चाह रहा था। पहले तो आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, याद कर लीजिए, फिर समझते हैं। That the two forces on the same body को हाईलाइट कीजिएगा। Two forces on the same body which by chance may be equal and opposite। सेम बॉडी पे अगर दो फोर्सेस हैं which by chance may be equal and opposite can never constitute an action reaction pair। सेम बॉडी पर अगर दो फोर्सेस हैं जो भले ही इक्वल और ऑपोजिट भी हैं तो भी वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते। सेम बॉडी पे थोड़ी ना, ए पे अगर एक्शन लगता है तो उसका रिएक्शन कहीं और लगेगा ना। उसी बॉडी पे जो दो फोर्सेस हैं वो कभी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते। इसने जो अर्थ पे लगाया और अर्थ ने जो इस पे लगाया, हाँ वो एक्शन रिएक्शन पेयर बन सकते हैं। बी ने जो ए पे लगाया और ए ने जो बी पे लगाया वो एक्शन रिएक्शन पेयर बन सकते हैं। पर अगर किसी बॉडी पे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो एक्शन रिएक्शन के कारण कोई बॉडी थोड़ी ना इक्विलिब्रियम पे आती है। एक्शन ए पे एक्ट करता है तो रिएक्शन उसका जो रिएक्शन है, अगर ए का ही वो रिएक्शन है तो ए पे थोड़ी ना एक्ट करेगा। बात तो ठीक है, पर ये इसको हम बोलते हैं बाल की खाल निकालना, कुछ ज्यादा ही डीप थियरी में जाना। They may sound interesting, they may sound important, but they are actually not। Never has it been asked in the questions in the exam paper। कहता है the force of gravity on the mass in A or B and the normal force on the mass by the floor are not action reaction pairs। यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो इस सिस्टम पे जो ग्रेविटी ने फोर्स लगाया है वो 270 न्यूटन है, और ये जो आरएच है ये भी 270 न्यूटन है। तो इससे ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट तो हैं, पर ये एक्शन रिएक्शन नहीं बना रहे। इस पर ये दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और इसीलिए ये सिस्टम रेस्ट पे भी है, पर ये इसके लिए एक्शन रिएक्शन नहीं है। कहता है एंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द मास बाय द फ्लोर आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स। दीस फोर्सेस हैपन टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट फॉर
since the mass is at rest. कहता है अगर ये मास रेस्ट पे है, कोई भी मास रेस्ट पे है, तो ये फिर तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, फिर उस पे जो भी दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। अगर दो फोर्सेस किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं और बॉडी रेस्ट पे है तो जरूर वो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, पर जरूरी नहीं है कि इस एक्शन का ही ये रिएक्शन है। देखते हैं क्या डिफरेंस बता रहा है। कहता है दे आर नॉट सो फॉर द केस बी। केस ए के लिए तो आप ये मान सकते हो, अगर सिस्टम रेस्ट पर है तो आप ये मान सकते हो कि या केस ए में तो हमने सिर्फ एक खाली ब्लॉक ही रखा था, अगर खाली ब्लॉक की बात करें तो यहाँ 20 न्यूटन है और ये जो रिएक्शन है ग्राउंड का ये भी 20 न्यूटन है। पर कहता है जरा केस बी में देखिए, ये कुछ केस बी दिखा रहा है। The weight of the system is 270 न्यूटन। सिस्टम का जो वेट है, पूरे सिस्टम के वेट है वो 270 न्यूटन है। दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के 270 न्यूटन है, while the normal force is 267.3 न्यूटन। अब तो ये बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता कि जितना वेट है वो एक्शन है और जमीन का जो रिएक्शन है, अगर ये इक्वल एक्शन रिएक्शन होते, अगर ये एक्शन रिएक्शन होते तो फिर ये हमेशा ही इक्वल एंड ऑपोजिट होते ना। ग्रेविटी का फोर्स इस सिस्टम पे 270 न्यूटन है, जबकि जमीन इस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे इसके थ्रू, या इस केस में अगर मैं यहाँ पॉइंट पर मार्क कर दूं, ये पूरे सिस्टम का ही तो रिएक्शन है ना, पूरे सिस्टम का ही तो रिएक्शन है। ये दोनों तो बराबर नहीं है। The practice of drawing three body diagrams is of great help in solving problems in mechanics. It allows you to clearly define your system and consider all forces of the system. This is always ये सब तो ठीक ही है। A number of experiences, exercises, ये सब चलिए मेन बात खत्म हो चुकी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्शन रिएक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों फोर्सेस सेम टाइप के हों। हेडलाइन for two forces to be action reaction, for two forces to form action reaction pair, for two forces to form action reaction pair, they should be of same type. ये बात भी एक अच्छी है, 4 स्टार दे दीजिए। they should be of same type। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, सपोज ये सन है और ये अर्थ है, तो ये अब जो फोर्सेस हैं वो दोनों पे इक्वल और ऑपोजिट है। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, क्योंकि दोनों पे फोर्स का नाम भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दोनों पे फोर्स का नाम भी सेम होना चाहिए और वो इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। और एक्शन खाली एक बॉडी पे काम करता है और रिएक्शन खाली दूसरी बॉडी पे काम करता है। किसे एक्शन कह सकते हैं, किसे रिएक्शन कहें, ये तो कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि जैसे एक एक्ट करता है वैसे उसी इंस्टेंट पे दूसरा भी आ जाता है। तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन पहला है, ये तो हम कभी बता ही नहीं सकते कि किसे एक्शन कहें किसे रिएक्शन कहें। हाँ, आप अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा कुछ जरूर कहें कि इसे मान लेते हैं एक्शन है और दूसरा वाला रिएक्शन है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर कोई गारंटी से कहे कि गारंटी से बताओ कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है, तो वो मुझे नहीं मालूम। पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना सकते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने की शर्त यह है कि द फोर्सेस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, और दूसरी शर्त यह है दे शुड बी ऑफ द सेम टाइप। Here both the forces are of gravitational origin. Both the forces of gravitational origin. तो एक समरी तो यही कुछ लिख दीजिए, कुछ समरी लिख दीजिए। नंबर 1 ये लिख दीजिए कि which force is action and which is reaction can never be defined. Which force is action and which is reaction can never be defined. And number 2, for two forces to form action reaction pair, for two forces to form action reaction pair, A, they should be equal and opposite. They should be equal and opposite. Number 2, they should be of same type. दोनों same type के होने चाहिए. They should be of same type. And number 3, they should not act on the same body. They should not act on the same body. ये number 3 बड़ा important है. ये same body पे काम नहीं करने चाहिए. They should not act on the same body. बस। अब जैसे क्वेश्चन हमारा यही है कि एक टेबल है ये और एक टेबल पे बुक रखी है, ये बुक है, तो ये एक mg है, ये लिख लीजिए। तो the book is in equilibrium. The book is in equilibrium under the forces shown. बुक इक्विलिब्रियम में है
under the forces shown. So do these two forces constitute action reaction pair? क्या ये दो फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं? तो बुक इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट तो हैं, पर दोनों बुक पे काम कर रहे हैं। mg भी बुक पे काम कर रहा है और n भी बुक पे काम कर रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हुए, दे शुड नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। हाँ, अगर मैं यहाँ ग्रेविटी की अर्थ की भी कल्पना कर लूं, अगर मैं अर्थ की भी कल्पना कर लूं और मैं ऐसी इमेजिनेशन करूं कि फोर्स which the book exerts on earth, force which the book exerts on the earth and the earth exerts on the book, हाँ ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहे हैं, हाँ ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, क्योंकि ये सेम टाइप का है ही नहीं ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहा है। एक तो ये सेम बॉडी पे काम कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे काम नहीं करते। एक्शन बुक का एक्शन अगर टेबल पे काम कर रहा है तो टेबल का एक फोर्स बुक पे काम कर रहा है, तो बुक पे दोनों फोर्स हैं, बुक पे ग्रेविटी भी है और बुक पे नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो सेम बॉडी में जब दो फोर्स काम करते हैं तो एक्शन रिएक्शन नहीं होते और इनका नेचर भी अलग अलग है। सर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स बना सकते हैं इस समय, ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन नहीं बना रहे हैं दो कारणों से। एक तो ये सेम बॉडी पे काम कर रहे हैं, एक्शन सिर्फ ए पे काम करना चाहिए और रिएक्शन सिर्फ बी पे काम करना चाहिए, तब ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। अगर एक ही बॉडी पे टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो बॉडी वो इक्विलिब्रियम में तो है, पर वो फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन नहीं कहा जा सकता। इतनी सी बात ये कह रहा है जो कि बड़ी डीप थियोरी की है, जो बड़ी ही डीप थियोरी की है, परंतु एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, पूछी भी जा सकती है शायद, हम गारंटी से तो नहीं कह सकते कि आएगा कि नहीं आएगा, पर आज तक का इतिहास गवाह है कि आज तक तो ये पेपर में नहीं आया, यही बात है। ठीक है, सो आई थिंक विद दिस वी फिनिश द चैप्टर फाइनली ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू गाइस। देखिए इस केस को जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें अगर हम अलग से बुक की बात करें, ये केस मान लेते हैं, चलिए एक केस ये मान लेते हैं कि मेरे पास सर आपका क्या? बोलिए। नो सर नथिंग, वो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। अब दिख रहा है? यस सर यस। ये अर्थ है, ये टेबल, टेबल को आप 2 kg की मान लीजिए और इसमें ये बुक रखी है और बुक को 25 kg का मान लेते हैं, सपोज ऐसा मान लेते हैं, और पूरा सिस्टम रेस्ट पे है ये मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बुक है ना, इस पे एक फोर्स 25 G यहाँ पर है और एक N यहाँ पर है। और अगर टेबल की बात करें, खाली टेबल की, तो टेबल पे 2G यहाँ पर है, N यहाँ पर है और ये R' यहाँ पर। बस बुक का एफबीडी ये है, टेबल का एफबीडी ये है और पूरे सिस्टम का एफबीडी ये है। सिस्टम में 25 + 2 मैं 27 kg लूंगा, ये सिस्टम है। और फिर ये पूरा सिस्टम अर्थ ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो पूरे सिस्टम पे अर्थ ग्रेविटी का फोर्स ये है और ग्राउंड से तो रिएक्शन या R' किया, ग्राउंड का जो रिएक्शन है वो टेबल पे एक्ट कर रहा है पर पूरे सिस्टम के लिए एक्ट कर रहा है। मैं 3 एफबीडी बना सकता हूँ, एक बुक का एफबीडी, एक टेबल का एफबीडी और एक सिस्टम का एफबीडी। तो सिस्टम के एफबीडी में तो इंटरनल फोर्सेस N हम मार्क करते नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है। बुक टेबल पे लगा रही है और टेबल बुक पे लगा रही है। अब मेरा कहना है कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते, हालांकि यहाँ पर N 25 kg की 250 न्यूटन ही आएगा और ये भी 250 न्यूटन ही है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहे क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और एक्शन रिएक्शन पेयर सेम ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता। अगर इसकी बात करें तो ये तो इनकी तो वैल्यूज ही अलग अलग हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट कोई भी दो फोर्सेज यहाँ है ही नहीं, तो इनमें से ऐसा मैं किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन नहीं कह सकता। इसकी भी बात करें तो इसमें ये भी 270 न्यूटन है, इस पे दोनों फोर्सेस 270 न्यूटन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 270 न्यूटन है और ये भी 270 न्यूटन है, पर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस कभी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते, तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहा है।
यहाँ केवल एक ही एक्शन रिएक्शन पेयर है और वो है n, जो बुक ने टेबल पे लगाया और टेबल ने बुक पे लगाया। ये जो फोर्स है n, ये टेबल ने बुक पे लगाया, और ये फोर्स जो n है ये बुक ने टेबल पे लगाया। ये दोनों सेम ओरिजिन के हैं और दो अलग अलग बॉडीज पे काम कर रहे हैं। ये केवल ऐसा लिख दीजिए, द ओनली एक्शन रिएक्शन पेयर इज, द ओनली एक्शन रिएक्शन पेयर हेयर इज, यहाँ जो एकमात्र एक्शन रिएक्शन पेयर है, द ओनली एक्शन रिएक्शन पेयर हेयर इज दिस n, द कॉन्टैक्ट फोर्स, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टेबल एंड द बुक, बिटवीन ब्लॉक A एंड ब्लॉक B। यहाँ जो फोर्सेस हैं बस वही इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और केवल यही एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। और उसके दो कारण हैं, एक तो ये कि ये एक्शन एक बॉडी पे है और उसका रिएक्शन दूसरी बॉडी पे है। अगर एक ही बॉडी में दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर कभी नहीं बनाते। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहे, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना रहे। हाँ, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं क्योंकि एक तो ये दो डिफरेंट बॉडीज पे हैं और दूसरी बात ये सेम ओरिजिन के। इस ओरिजिन को हम नाम तो नहीं दे सकते, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दे देते हैं, पर ये सेम ओरिजिन के हैं, सेम टाइप के फोर्स हैं। जो भी यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ये वही फोर्स ए बी पे और बी ए पे लगा रहा है। कॉन्टैक्ट जब पास आ रहे हैं ना, इनके दोनों के एटम्स पास आ रहे हैं तो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इनके न्यूक्लियस पास आ रहे हैं, तो जो भी फोर्स है ये सेम टाइप का है। और सबसे पहली पहचान तो ये है कि अगर सेम बॉडी पे दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। दो डिफरेंट बॉडीज पे अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो शायद वो एक्शन रिएक्शन हो सकते हैं अगर दोनों सेम टाइप के, या दोनों इलेक्ट्रिकल हो, या दोनों ग्रेविटेशनल हो, या दोनों मैग्नेटिक हो, या दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हो। सेम बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स यहाँ काम कर रहे हैं पर ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं पर ये एक्शन रिएक्शन नहीं। हाँ, केवल ये एक्शन रिएक्शन होंगे, ये n equal and opposite तब भी होगा even when the entire system is in acceleration downwards or is in acceleration upwards। ऐसा एक लाइन लिख दीजिए, value of r dash will change, value of r dash will change if the system starts moving up or down, value of r dash will change if the system starts moving up or down। पहले इस r dash की वैल्यू एनसीईआरटी के एग्जांपल 5.5 में 270 न्यूटन थी और जब ये सिस्टम पूरा चलने लगा तो 267.3 हो गई। ये r डैश की वैल्यू चेंज हो सकती है, ग्राउंड का जो रिएक्शन है वो चेंज हो सकता है, बट ये जो वैल्यू ऑफ n है ये जितनी भी रहेगी मतलब ये इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगी। ऐसा लिख दीजिए, these two n will always be equal and opposite। ये जो n है ये हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। हाँ, इनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है पर इनकी वैल्यू हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, which will not be equal to mg, जो कि इसके mg के बराबर नहीं होगी if the system is in vertical accelerated motion। ये n को mg नहीं लिखना चाहिए, पर हाँ ये इक्वल एंड ऑपोजिट है और दो डिफरेंट बॉडीज पे काम कर रहा है। बस काम की बात आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड बात सीखनी है वो ये कि एक तो जो आप सिस्टम का एफबीडी बनाते हो तो आप n जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनको सिस्टम के एफबीडी पे मार्क नहीं करते हो, एक ग्रेविटी का फोर्स मार्क करते हो और एक जमीन जिसके ये कांटेक्ट में है उसका फोर्स मार्क करते हो। दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि इस बुक का वेट 25 जी है पर बुक ने टेबल पे जो एक्शन लगाया वो 25 जी नहीं है। बुक का वेट 25 जी है पर बुक ने जो टेबल पे एक्शन लगाया उसका नाम मैंने n रखा है, 25 जी नहीं रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ग्रेविटी ने जो फोर्स बुक पे लगाया और जो मुझे लग भी रहा है कि बुक जिस फोर्स से टेबल पे एक्शन लगा रही है वो मैं 25 जी नहीं लिख रहा, वो मैं n लिख रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स दिस n इज डिफरेंट देन mg। ये बहुत अच्छी बात है जो थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल्स में काम आती है। खैर हम आदत तो यही डालते हैं कि ग्रेविटी ने जिस फोर्स से बुक को खींचा वो 25 जी है पर बुक ने जिस फोर्स से टेबल को प्रेस किया वो 25 जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एंड टू प्लेस इट हम उसका नाम n रखते हैं न कि 25 जी। ये कभी मत कहना कि टेबल बुक को ग्रेविटी ने 25 जी के फोर्स से खींचा इसलिए बुक ने टेबल को 25 जी के फोर्स से दबाया। बुक ने टेबल को 25 जी के फोर्स से नहीं दबाया, n से दबाया। दैट n ऐसा आप चाहो लिख लो, अगर पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है
तो n की वैल्यू ये होती है। खैर हम ना ही रखें तो अच्छा है, हमें सिर्फ इसे n लिखना है, या इन सवालों में तो n ही लिखना, पर अलग से मैं कहीं आपको बता देता हूँ कि the entire system is moving upward with acceleration। अगर पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो n is equal to m into g plus a। जहां भी n लग रहा है वहां n m into g plus a है, और अगर सिस्टम एक्सीलरेशन a से नीचे जा रहा है तो n is equal to m into g minus a। बस यही बातें हैं। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, इनमें से कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है, बस ये n एक्शन रिएक्शन है, क्योंकि n बुक पे काम कर रहा है और रिएक्शन टेबल पे काम कर रहा है। अगर सेम ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो उनमें से कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं है। ये इक्वल ऑपोजिट है, इनमें भी मैं ये नहीं बता सकता कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है फॉर श्योर। तो ये तो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि ये बताओ कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, ये तो कभी नहीं पूछेगा। तो हम डेफिनेटली कभी नहीं कह सकते कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि टेबल के वेट ने एक्शन लगाया तो टेबल ने पलट के रिएक्शन लगाया। ऐसा बोलना कन्वीनियंट तो है, तो ऐसा बोल भी सकते हो, पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है तो हमें नहीं मालूम, बिकॉज बोथ स्टार्ट एग्जैक्टली फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे एक्शन काम करना शुरू करता है वैसे रिएक्शन आ जाता है, तो हमें क्या पता पहले कौन होगा। दूसरी बात यह है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है केवल, बाकी कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हाँ, ये एक्शन रिएक्शन पेयर ये, उसके लिए दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्सेस काम करने चाहिए। एक ही बॉडी पे जो दो फोर्स काम कर रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है। यस सर, क्लियर है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू गाइस। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.